नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं सॉइल साइंस। और सॉइल साइंस की 4 नंबर की यूनिट ये रहने वाली है। सॉइल साइंस की थर्ड यूनिट के बारे में अपन ने चर्चा कर लिए, और इसके साथ में अपन कर लिए बेटा फर्स्ट यूनिट के बारे में भी चर्चा कर लिए, सेकंड कर लिए, थर्ड कर लिए। आज की जो यूनिट रहने वाली है 4 नंबर की यूनिट रहने वाली है। अपन पिछली जो यूनिट्स हैं उनके बारे में एक बार मैं चर्चा करता हूं, कौन कौन सी 4 यूनिट हो गई। सबसे पहली यूनिट की बात करता हूं तो बेटा इंट्रोडक्शन वाली, परिचय वाली, उसकी डेफिनेशन वगैरह वाली हो जाएगी। दूसरी की बात करते हैं तो चट्टाने मतलब रॉक्स, और अपन ने जो मिनरल्स पढ़े, और इसके साथ में अपन ने सिलिकेट कले पढ़े। सिलिकेट कले पढ़े वो कहां पर आ जाएगी सेकंड में। थर्ड में अपने पास में आयन एक्सचेंज आ जाएगा। आयन एक्सचेंज अपने किस में आ जाएगा बेटा, ये अपने थर्ड में आ जाएगा। फोर्थ की अगर अपन बात करते हैं तो फोर्थ में आज अपन पढ़ने वाले हैं। टोटल अपने एससी टोटल 8 यूनिट है, तो अपने ऐसे मानो एवरेज एवरेज अपन मान रहे हैं कि 50% यूनिट के हिसाब से अपनी कंप्लीट हो जाएगी। एक यूनिट ऐसी है जो 6 नंबर की यूनिट है, उसमें अपन बात करते हैं थोड़े ज्यादा पोर्शन है। तो यहाँ पर आज की इस यूनिट के बाद में कल से अपन हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे समझो कि 50% लगभग अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया। कि सर क्या इतना ही सिलेबस है? नहीं बेटा, सिलेबस में अपन बात करें लगभग 50% कंप्लीट हो गया। क्योंकि अपन ने लगभग कितने घंटे की, लगभग अपन ने 5 घंटे की क्लासें ले ली। कितने घंटे की क्लासें ले ली? लगभग अपन ने 5 घंटे की क्लासें ले ली। 5 घंटे की क्लासों के बाद में ये हो रहा है। अपन टोटल बात करते हैं तो टोटल अपने कितने हो जाएगी। अब मैं मानता हूं कि 6-7 घंटे की क्लासें और होगी, मतलब 12-13 घंटे में आपके कवर होगा। और वो 12-13 घंटे का मटेरियल आपको कॉलेज में बताऊं क्या कितने घंटों में पढ़ाया जाता है? वो 35 से 40 घंटों में आपको पढ़ाया जाता है। उसी को बस घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं, घुमाते जाते हैं। ठीक है। और अब भी कोई सैलरी बेस पर अगर कोई टीचर आता या पर हावर के बेस पर आता, वो भी आपको और ज्यादा आगे ले जाता, और ज्यादा टाइम में आपको मतलब खींचते लेते जाता। तो वो वाली चीजें यहाँ पर नहीं चल रही है पूरी प्रॉपर तरीके से, और पूरी चीजें क्लियर भी हो रही है, और सर समझ में भी आ रहा है, और सर सारी चीजें हो गई। मतलब बस अब अपने को फोर्थ यूनिट अपन कवर कर ले, इसके बाद में पर इसमें और भी ज्यादा टाइम लगने वाला अन्य की कंपेयर में। ठीक है, पर अपने को समझ में आना चाहिए ऑल ओवर। ये चीजें साथ के साथ में क्या कर लो, नोट्स बना लो। और इसके साथ में कुछ साथी मेरे को एक बात बोलते हैं ना कि सर और सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होगी, और सब्जेक्ट कब से स्टार्ट होगी। तो वो बीमारी हमारी है, वो सोचना हमारे को है कि इनको और सब्जेक्ट कब देना है, और इनकी वो सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे सिलेबस होगा। अब अपने 1 तारीख को अपन ने स्टार्ट किया था सिलेबस एनालिसिस करवाना, और इसके साथ में आज लगभग 13 तारीख हो गई। तो एक एक वीडियो ये अपन ने डाला था पहले तो 7 दिन तो वो हुआ। इसके बाद में अपने 50% में इसका हो गया, सोइल का हो गया। इसके साथ में अपन बात करते हैं मैथमेटिक्स में अपन मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। तो आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा, बहुत अच्छे से और कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। वो हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, और ऐसे समझिएगा आपका एक परिवार है, आपका आपकी फैमिली है, तो वो कभी आपका ऐसा नहीं चाहेगी कि आपको टाइम के बाद में सिलेबस करवाएं। ठीक है सर, तो ये यूनिट खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कंप्लीट हो जाएगी? नहीं बेटा, अभी तो टोटल 8 यूनिट में सोइल का सिलेबस है। 4 यूनिट, 4 यूनिट पढ़ाए ओनली। 4 यूनिट का मतलब है 50% हुआ है। 50% सोइल का बाकी रहेगा आज की क्लास के बाद में भी। समझ रहे हो? पर ये कब करवाएंगे, एक बार 50-50% सभी सब्जेक्ट का करवा दे, इसके बाद में अपन करवाने वाले हैं। आई होप समझ गए होंगे। और अब मेरे को ये बता दो कि मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करवाई, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है क्या? नोट्स किस किस साथी ने बना लिए? देखो, अब नोट्स आप नहीं बना रहे हो तो वो बीमारी आपकी है बेटा, वो नुकसान आपका रहेगा। मैं चिल्ला चिल्ला के हर वीडियो में कहता हूँ नोट्स बनाओ, कुछ समझ में नहीं आता है पूछो। तो पहले की 3 यूनिट की सभी ने क्लासें ले ली होगी, समझ में आ गया होगा। अगर किसी ने नहीं देखी है, डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है, स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, पहले जाकर वो देखो, उनके नोट्स बनाओ। तो सभी साथी एक बार लिखकर मैसेज कीजिएगा, क्या पहले वाली यूनिट सभी डन है, सभी यूनिट आपने पढ़ ली है? तो आप कमेंट करके जरूर बता दो। इसके बाद में अपन चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट पर, मतलब 4 नंबर की यूनिट पर।
4 नंबर की यूनिट का पहले वही यस सर नोट्स बना लिए तो डन है बेटा। चले और इसके साथ में मैं जब तक आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा जब तक एक बार पूरा आज का टॉपिक एनालिसिस नहीं कर लूंगा, पूरे टॉपिक के बारे में नहीं लिखवा दूंगा, नहीं बता दूंगा और फिर पीडीएफ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार सभी साथी मैसेज करके भेज दीजिएगा डन। डन लिख के मैसेज भेज दीजिएगा कि सर चलो हम तैयार हैं, आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। ये चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की, कितनी भी हो, पर अपने को आज का टॉपिक अपने को पढ़ना है। तो सभी साथी मैसेज कीजिएगा। एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर आपने सोइल फॉर्मेशन तो पढ़ाया ही नहीं सर, आप तो भूल गए। बेटा हम नहीं भूलने वाले हैं, हम आपको सब कुछ कवर करवाएंगे। हम आपके ऐसे मान लो कि आपकी एक परिवार की तरह हैं, तो आपको एक टॉपिक भी नहीं छुड़वा सकते, एक लाइन भी नहीं छोड़ सकते आपके लिए। ठीक है, इतना आपको एहसास हो जाना चाहिए, जिनको एहसास नहीं हुआ है वो एहसास कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे को लगता है कि बच्चे अभी मैसेज करने में भी टाइम लग जाता है, इनको टाइपिंग आपकी थोड़ी अभी क्या है बेटा धीरे हैं। तो मैं बेटा चलो एक बार डन लिख के एक बच्चा तो मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर चलो, फिर इसके बाद में अपन करेंगे। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बीच में मैं कमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ। यस सर, ओके बेटा ओके। तो देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, आज 2 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने पास में होता है बेटा सोइल फॉर्मेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे, सोइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। सोइल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, मृदा निर्माण। क्या होता है, मृदा निर्माण होता है अपने सोइल फॉर्मेशन। क्या होता है, अपने सोइल फॉर्मेशन होता है मृदा निर्माण। कि अपन आज किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, मृदा निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें अपन बात करते हैं कि सर जो मृदा निर्माण है ना, इसके बारे में अपन आज स्टडी करने वाले हैं कि मृदा कैसे निर्मित होती है। अब आपने ये चीजें देखी होगी कि अपन सोइल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, सोइल की बात करते हैं। तो सोइल एक क्या है बेटा, पृथ्वी की ऊपरी सतह है। मतलब बात करते हैं अपर क्रस्ट ऑफ किसकी है, अर्थ की है। मतलब अर्थ की सबसे ऊपरी सतह है। इतना आप सभी को पता है कि अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, यही अपने पास में क्या है, सोइल है। और ये सोइल कैसे निर्माण होता है इसका, देखो अपन बात करते हैं पहले रॉक्स का निर्माण होता है, पहले चट्टानों का निर्माण होता है। क्योंकि अपन बात करते हैं पहले लावा था बेटा, वो लावा धीरे धीरे ठंडा हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ, चट्टाने टूटी। क्योंकि चट्टाने किससे, खनिजों या इसके साथ में ही बात करते हैं, खनिजों या इसके साथ में मिनरल से बनी होती है। किससे बनी होती है बेटा, मिनरल से बनी होती है। तो मिनरल्स का क्या होता है, यहाँ पर अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। और अपघटन जब होगा, वेदरिंग जब इनकी होगी, इनकी क्या होगी, वेदरिंग होगी, जिसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो जब इनकी क्या होगी बेटा, वेदरिंग होगी। तो वेदरिंग की अपन बात करते हैं। वेदरिंग होने के बाद में अपने क्या निर्माण होगा कि सर वेदरिंग होने के बाद में मिनरल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मिनरल्स बनेंगे। बात करते हैं खनिज बनेंगे कि सर खनिज कैसे बनेंगे, देखिएगा समझने की कोशिश करना। रॉक्स किसके द्वारा निर्मित होती है, ये मिनरल्स का एक ग्रुप होता है, खनिजों का समूह होता है। तो जब रॉक्स टूटेगी तो क्या बनेंगे, मिनरल्स बनेंगे। और मिनरल से फिर क्या बन जाएगी बेटा, सोइल बन जाएगी, रिगोलित वगैरह का निर्माण होकर मृदा का निर्माण हो जाएगा। ये कई बार मैं बता चुका हूँ, रॉक्स वाले में भी, फर्स्ट टॉपिक में भी, इंट्रोडक्शन में भी बता दिया। ठीक है, तो सोइल का फॉर्मेशन अपन बात करेंगे कि इसमें 2 प्रोसेस होती है बेटा। पहले तो क्या होता है, पहले तो इसमें वेदरिंग होती है। पहले तो इसमें क्या होती है बेटा, वेदरिंग होती है। मतलब बात करते हैं अपक्षय होता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है बेटा, फिर इसके बाद में इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस की बात करते हैं। फिर इसमें क्या होता है बेटा, संश्लेषण होता है। मतलब क्या होता है बेटा, निर्माणकारी प्रावस्था। मतलब पहले विनाश होगा, पहले टूट फूट होगी और उसके बाद में निर्माण होगा। पहले टूट फूट होगी, उसके बाद में क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा, 2 स्टेप होती है। अपने पास में 2 स्टेप होती है। अब इसके साथ में ही अपन बात करते हैं कि सर सोइल फॉर्मेशन तो अपन ने बता दिया कि जो अपनी सोइल की अपर मोस्ट लेयर है, मतलब जो पृथ्वी की अपर मोस्ट लेयर है, वो अपन बात करते हैं अपने पास में रॉक्स है। और इसके साथ में ही अपने पास में मिनरल्स, उनका विघटन होगा, उनका क्या होगा, वो टूटेगी। टूटेगी क्यों बेटा, 3 प्रकार की प्रोसेस से होता है ये। एक तो अपन बात करते हैं फिजिकल, फिजिकल की बात करते हैं, भौतिक अपक्षय होता है।
कौन सा होता है बेटा? भौतिक अपक्षय होता है। दूसरा अपने पास में होता है केमिकल। केमिकल की बात करते हैं तो बेटा कौन सा होता है? रासायनिक अपक्षय होता है। क्या होता है बेटा? रासायनिक अपक्षय होता है। और थर्ड अपने पास में क्या होता है? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब जैविक अपक्षय होता है। अरे क्या होता है बेटा? जैविक अपक्षय होता है। तो तीन प्रोसेस होती है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। मतलब इन तीनों प्रक्रियाओं के कारण क्या होता है बेटा? चट्टानें टूटने लगती है, मतलब रॉक से टूटने लगेगी। ऐसे नहीं कि पूरे फॉर्मेट में लिखते जाओ, जैसे मैं रफ की तरह लिखवा रहा हूं वैसे लिखते जाओ, फिर इसके बाद में अपन पढ़ लेंगे फॉर्मेट वाइज, पर लिखना जरूर है। रॉक्स और मिनरल्स का, रॉक्स की बात करते हैं, इसको चट्टान कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो बेटा रॉक्स का बात करते हैं, वेदरिंग होगी तो मिनरल्स बनेंगे। मिनरल्स का अपघटन होगा, वेदरिंग होगी, तो इससे क्या बनेगी? सोइल मतलब मृदा बनेगी। मतलब अपने पास में मृदाई तो निर्माण की बात कर रहे हैं, तो बेटा पूरी प्रोसेस सामने आ गई कि अपन बात करते हैं कि सर सोइल क्या है? अपनी अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है, और जो रॉक्स के किससे बनती है? वेदरिंग से बनती है। मिनरल्स के वेदरिंग अपघटन से बनती है, अपक्षय से बनती है, और इसमें तीन प्रकार की प्रक्रियाएं इसका अपक्षय करती है, इसको तोड़ने का कार्य करती है, और इसी को सोइल फॉर्मेशन कर दिया। तो सोइल फॉर्मेशन की प्रोसेस समझ में आ गई कि कैसे इसका निर्माण होता है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर इसको मेनली प्रभावित करने वाले कारक होते हैं एस बरोबर एफ सी एल बी आर पी टी। ठीक है, बी आर पी टी। ठीक है, ये अपने पास में इसको प्रभावित करने वाले 5 कारक हो जाए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया बेटा, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। पहला आता है एक्टिव फैक्टर्स। एक्टिव फैक्टर्स आ जाएंगे, जिसमें अपन बात करते हैं कौन से आ जाएंगे? सक्रिय कारक। कौन से आ जाएंगे बेटा? सक्रिय कारक आ जाएंगे। फिर अपने पास में आता है पैसिव फैक्टर्स। कौन से आ जाएंगे बेटा? पैसिव फैक्टर्स आ जाएंगे। पैसिव फैक्टर्स की बात करते हैं, निष्क्रिय कारक है। क्या आ जाएंगे बेटा? निष्क्रिय कारक आ जाएंगे। इसमें बात करते हैं, एक्टिव फैक्टर्स में बात करते हैं तो इसमें जलवायु व जैवमंडल, जलवायु व जैवमंडल क्या आ जाएगा बेटा? जैवमंडल आ जाएगा। जिसमें बात करते हैं, इसमें आता है क्लाइमेट मतलब जलवायु। इसमें अपने पास में आता है बायोस्फीयर। क्या आता है बेटा? बायोस्फीयर आता है, मतलब बात करते हैं जैवमंडल आता है। इसके बाद में पैसिव फैक्टर्स में 3 फैक्टर्स आते हैं बेटा। ढलान, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टोपोग्राफी या रिलीफ भी बोला जाता है, रिलीफ भी बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा? टोपोग्राफी भी बोलते हैं, टोपोग्राफी भी बोलते हैं। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, अपने पास में क्या आ जाएगा? ढलान हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं? ढलान मतलब टोपोग्राफी, जो ढलान होती है उसको। इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, एक अपने पास में टाइम या समय आ जाएगा, टाइम या समय आ जाएगा। एक अपने पास में आ जाएगा पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल मतलब बात करते हैं बेटा, ये अपने पास में क्या हो जाएगा? पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ भी इनको क्या करता है? प्रभावित करता है। मतलब ये बोल रहा है बेटा, इसका इस को पढ़ने का मतलब ये है, क्योंकि पूछा जाता है ये क्वेश्चन, सॉइल फॉर्मेशन को फैक्टर अफेक्टिंग, मतलब मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मेन इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? मेन कारक कौन से होते हैं जो सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं? एक तो होते हैं बेटा एक्टिव फैक्टर्स, एक होते हैं पैसिव। पैसिव में बात करते हैं तो इसको कई बार बेटा न्यूट्रल में भी रखा जाता है। किस में रखा जाता है? न्यूट्रल में भी रखा जाता है, मतलब बात करते हैं उदासीन कारक में भी रखा जाता है। किस में रखा जाता है? उदासीन कारक में भी। तो देखो एक्टिव की बात करते हैं, पहला आता है जलवायु, जिसको क्लाइमेट की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरा जैवमंडल, जिसको बायोस्फीयर की में रखा जाता है। पैसिव फैक्टर्स की बात करते हैं तो रिलीफ आ जाएगा, और टाइम आ जाएगा, पेरेंट मटेरियल मतलब ढलान, समय, और पैतृक पदार्थ आ जाएगा, जो पैसिव फैक्टर्स होते हैं। तो ये प्रभावित करने वाले कारक है कि सर एक एक के बारे में समझाओ। पहले मैं बात करता हूं बेटा पेरेंट मटेरियल की। पेरेंट मटेरियल की बात करते हैं, इसका ओरिजिन कौन सी किससे हुआ? इसका ओरिजिन कौन सी चट्टानों से हुआ?
वो चट्टाने कैसी बनी है। अगर वो चट्टाने कमजोर है, वो रॉक्स क्या है बेटा, वो कमजोर है, तो अपन बात करते हैं सोइल का फॉर्मेशन अच्छे से जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा अपने पास में आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में बात करते हैं बेटा, जो अपनी रॉक्स का वेदरिंग है वो प्रभावित होता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब स्वेलिंग और श्रिंकेज हो रहा है। स्वेलिंग श्रिंकेज होगा तो जल्दी से क्या होगा बेटा, जल्दी से क्या होगा कि सर जल्दी से उनका अपघटन होगा, अपक्ष होगा, तो एक क्लाइमेट का फैक्टर हो गया। दूसरा अपने पास में आता है वर्षा, क्योंकि वर्षा के जल के साथ में, रेन के वाटर के साथ में क्या होता है, बहकर जाते हैं कण, और एट्रिशन, एट्रिशन की बात करते हैं, घर्षण के द्वारा क्या हो जाता है, वो छोटे छोटे कणों में डिवाइड हो जाते हैं। फिर आता है कि जब तेज हवाएं आती है, तेज हवाएं आती है तो उनके साथ में मर्दा के कण, मर्दा के पत्थर वगैरह टूट फूट कर इधर उधर होकर भाई साहब वो क्या हो जाते हैं, वो मर्दा का निर्माण कर देते। तो क्लाइमेट की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेन हो गई, एयर हो गई, तो बेटा ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर की बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, मतलब इसमें पौधे हो गए, बायोलॉजिकल वेदरिंग आपने पढ़ा होगा तो वो वाली चीज आ जाएगी। टाइम की बात करते हैं तो बहुत समय लगता है इसमें चेंज होने में, भगकर ऐसे जल्दी से नहीं होता है। जिसकी टोपोग्राफी ज्यादा है तो उसमें क्या होता है, वेदरिंग जल्दी हो जाता है, जल्दी फॉर्मेशन हो जाता है सोइल का। तो आई होप आपको ये, अभी तक मैंने दो चीजें बताई है, दो चीजों में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया है कि सोइल फॉर्मेशन क्या होता है, कैसे सोइल का फॉर्मेशन होता है बेटा, कैसे मृदा बनती है। इसके बाद में मैंने आपको बताया, वैसे इंट्रोडक्शन वाली में भी बता दिया था। फिर मैंने इसके बाद में बताया कि इसमें मैन इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं। अब अपन बात करते हैं बेटा, अपने पास में एक पॉइंट निकल कर आता है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर के बारे में बात करते हैं कि मृदा में ऑर्गेनिक मैटर आता कहां से है, मृदा में ऑर्गेनिक मैटर आता कहां से है। तो बात करते हैं सोइल, सोइल ऑर्गेनिक मैटर, बात करते हैं मृदा जीवांश पदार्थ। क्या आता है बेटा, मृदा जीवांश पदार्थ। क्या आता है बेटा, मृदा जीवांश पदार्थ आता है। इसकी अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। इसकी अपन क्या करेंगे कि सर चर्चा करेंगे। मृदा जीवांश पदार्थ की बात करते हैं, मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। अब ऑर्गेनिक बेटा, इस वर्ड को लेना, ORG, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब बात कर रहे थे जीव, जीव का ध्यान रखना बेटा, यहां पर किसका, जीव का। मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो वर्ड है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर कहां से लिए जाते हैं, प्लांट से, एनिमल से, इनके रेसिड्यूज से, और इसका क्या होता है, वेरियस स्टेज पर क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, अपघटन होता है। मतलब इसके सोर्स की अगर मैं बात करता हूं, ये कहां से आता है, इसका स्रोत क्या है, तो इसके बेटा दो स्रोत है। पहले स्रोत की बात करते हैं, पहले सोर्स की बात करते हैं, तो यहां पर क्या आता है कि सर प्लांट सोर्सेस आते हैं, प्लांट सोर्सेस आते हैं, मतलब बात करते हैं जिसको अपन पादप स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पादप स्रोत कहते हैं। और इसके बाद में अपने पास में दूसरा कौन सा आता है, एनिमल सोर्सेस आते हैं। कौन से आते हैं बेटा, एनिमल सोर्सेस आते हैं, सोर्सेस आते हैं। अब इसमें सोर्सेस की बात करते हैं बेटा, जंतु स्रोत बोल सकते हो आप इसको, जंतु स्रोत बोल सकते हो। अब अपन बात करते हैं कि सर यहां पर इनके रेसिड्यूज भी तो हो सकते हैं। रेसिड्यूज की अपन बात करते हैं तो बेटा रेसिड्यूज का मतलब होता है अवशेष। क्या होता है, अवशेष होता है। इसके साथ में ही यहां पर भी रेसिड्यूज हो सकते हैं, इनके अवशेष हो सकते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। और फिर ये दोनों जो स्रोत है अपने पास में, दोनों सोर्सेस हैं, इनसे क्या होता है बेटा, जैसे कि मैं बात करता हूं यहां पर गिरे हुए पत्ते, समझने की कोशिश करना। यहाँ पर गिरे हुए पत्ते, पेड़ों के क्या हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। कोई रूट से अपन बात करते हैं, कोई भी ऐसा प्लांट है तो उसको यहाँ से अपन ने कटाई कर ली, ये रेसिड्यूस हो गए। तो ऐसे अपन बात करते हैं, जड़ें हो गई, तने हो गए, फलन लीव्स हो गई, रूट्स हो गई, स्टेम्स हो गए। तो इनसे क्या होता है बेटा, इनका मृदा में क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। क्या होगा, डीकंपोजिशन होगा। कि सर डीकंपोजिशन कैसे होगा, ये हमारे को समझाइएगा, मतलब इसका अपघटन कैसे होगा। तो बेटा अपघटन को समझने के लिए आप समझना, 1 ग्राम मृदा में कई करोड़ों जीवाणु पाए जाते हैं।
या अपन बात कर सकते हैं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जैसे कि बात करते हैं अपने मर्दा में एक्टिनोमाइसिटीज पाए जाते हैं। वो एक्टिनोमाइसिटीज अपघटन करने का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं बेटा? अपघटन करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर प्लांट सोर्सेस अपने को निकल कर आता है, मतलब प्लांट सोर्सेस, इनका अपघटन होगा और अपघटन के द्वारा क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? ऑर्गेनिक मैटर बन जाएगा, मतलब जीवांश पदार्थ बन जाएगा, ये मृदा में बन जाएगा। इसके बाद में ज्यादा अपघटन होने के बाद में इन दोनों से क्या बन जाता है बेटा? ह्यूमस बन जाता है। क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या बन जाता है? ह्यूमस बन जाता है। एनिमल रेसिड्यूज की बात करते हैं। अरे पशुओं का गोबर हो गया, एनिमल्स का जो काउ डंग की बात करते हैं तो गोबर हो गया, मरत कोई भी मर गया जैसे कि डेड एनिमल्स हो गए तो उनकी बात करते हैं, उनको खेतों में डाल देते हैं तो उनका अपघटन होने के बाद में क्या बनता है बेटा? उनका अपघटन होने के बाद में ह्यूमस ही तो बनता है, कार्बनिक पदार्थ ही तो बनता है। तो इन दोनों का जब एक गहरा इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इनको आफ्टर डिकम्पोजिशन ये किस में कन्वर्ट होते हैं? गहरे काले पदार्थ में कन्वर्ट होते हैं और उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। मतलब वो ह्यूमस में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर उसको कहा जाता है जिसमें जीवों का पदार्थ है, मतलब ऑर्गेनिज्म का पदार्थ है। जैसे कि वो प्लांट भी जीव होता है, मतलब पौधा भी जीव होता है, और इसके साथ में जंतु भी जीव होते हैं। उनका गोबर की खाद मान लो, पौधों की पत्तियां वगैरह मान लो, ये अपने क्या होती है? इनका अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। इसके बाद में सॉइल का फॉर्मेशन होता है, मतलब बात करते हैं ह्यूमस बनता है। ठीक है, तो ये जीवांश पदार्थ हो गया। अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर ये अभी जो आपने बताया, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सर ह्यूमस, क्या बताया आपने? ह्यूमस बताया। और सर ह्यूमस का तो हमने सुना है कि ह्यूमस तो क्या करता है? सोइल की फर्टिलिटी को सुधारने का कार्य करता है। बिल्कुल सही सुना है बेटा। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर का नाम सुनते ही ऐसे नहीं कि सर ऑर्गेनिक मैटर में कार्बनिक पदार्थ ही आएगा, जीवांश पदार्थ बोल सकते हो, ह्यूमस भी आप इसको बोल सकते हो। अब बात करेंगे कि इसका महत्व क्या है ऑर्गेनिक मैटर का, इसके कार्य। अब लिखना बेटा, अपने इसके कार्यों की बात करते हैं तो ये क्या क्या कार्य करता है, पहले की बात करते हैं तो ये शॉर्ट में मैं लिखाऊंगा, आप इसको लिख लेना। मृदा संरचना को सुधारने का कार्य करता है। मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है बेटा? इंप्रूव करता है। सॉइल स्ट्रक्चर को क्या करता है? इंप्रूव करता है, मतलब सुधारने का कार्य करता है। सुधार करता है। क्या करता है बेटा? सुधार करता है। इसके बाद में अपने पास में आता है इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, मतलब बात करते हैं इंप्रूव करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इंप्रूव या इंक्रीज, इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, WHC लिख देता हूं, क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमस है वो ह्यूमस क्या करता है? वो ह्यूमस अपन बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब जल को धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके साथ में अपन बात करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को बढ़ाता है या एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट करता है मतलब उनको सक्रिय कर देता है। अरे आप ऐसे समझिएगा कि आप ऐसे चुपचाप बैठे थे, इसके बाद में आपके पास में खाने की चीजें आ जाती है, खाने की चीजें आ जाती है तो आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उसको इनहेंस करने का कार्य करता है, मतलब सूक्ष्म जीवों की क्रिया को बढ़ाने का कार्य करता है। ये आप शॉर्ट में लिख लेना बेटा, पॉइंट डाल लेना बस ओनली। इसके बाद में ये क्या करता है? बफरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। बफरिंग कैपेसिटी कल वाली क्लास में अपन ने बात की थी,
बफरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो ये क्या करता है, बफरिंग कैपेसिटी मतलब बफरिंग क्षमता को बढ़ाता है। बफरिंग क्षमता को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है, इंक्रीज करने का क्या करता है बेटा, कार्य करता है। ये मृदा की जो अम्लीयता होती है मतलब पीएच मेंटेन में भी कार्य करता है, ऐसे समझ लीजिएगा। तो ये अपने पास में क्या हो जाएंगे, ये इसके चार मुख्य आपको क्या रखने हैं बेटा, नाम याद रखने हैं, मतलब इसके कार्य याद रखने हैं। यहां तक ये अपने क्या हो जाता है, मतलब इतना अपने को क्या पढ़ना, ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ना है। और आई होप एक बार कमेंट करके बता देना, बाद में मैं देख लूंगा। आप ये बता दो कि आपको ऑर्गेनिक मैटर समझ में आ गया, सोइल फॉर्मेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन आपके साथ में बनता है प्यारा सा, पैडोजेनिक प्रोसेसेस, पैडोजेनिक क्रियाएं, मतलब बात करते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस। क्या देखना है बेटा, पैडोजेनिक प्रोसेस के बारे में अपने को पढ़ना है। अब पैडोजेनिक प्रोसेस की बात करते हैं कि अब क्या हो चुका है बेटा, सोइल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अब अपक्ष हो गया, मतलब डिकम्पोजिशन इज कंप्लीटेड, डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो गया। अब उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होगी जो उसको हॉरिजन में कन्वर्ट कर देती है। मतलब इनको अपन क्या कहेंगे कि मृदा का जो अपक्षयित पदार्थ है, क्या है, अपक्षयित पदार्थ है, मतलब क्या हो चुका है बेटा, उसका डिकम्पोजिशन हो चुका है। क्या हो चुका है, डिकम्पोजिशन हो चुका है। अब वो वेदर्ड मटेरियल मतलब अपक्षयित पदार्थ है, वेदर्ड मटेरियल मतलब बात करते हैं जो अपक्षयित पदार्थ है, उस अपक्षयित पदार्थ से अब क्या होगा, वो ए बी सी ओ इन हॉरिजन में कन्वर्ट होगा, इन हॉरिजन में, इन संस्तर में कन्वर्ट होगा। क्या होगा बेटा, कन्वर्ट होगा, मतलब इनमें बदलने का कार्य करेगा। तो ये अपने पास में क्या होती है, पैडोजेनिक प्रोसेस होती है। वे प्रक्रियाएं, वे प्रोसेस जो वेदर्ड मटेरियल को, अपक्षयित पदार्थ को हॉरिजन में कन्वर्ट कर देती है, मतलब मर्दा को परतों में बना देती है, मर्दा को परतों में बना देती है, सीक्वेंस से उनको हॉरिजन में कन्वर्ट कर देती है, तो उनको पैडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं मेजर प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। मेजर प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। मेजर प्रोसेस के बारे में क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे। यहां पर अपने पास में निकल कर आती है अब प्रोसेस है। प्रोसेस में बात करते हैं तो सबसे पहली प्रोसेस अपने क्या आती है बेटा, ह्यूमिफिकेशन की। क्या आती है बेटा, सबसे पहली प्रोसेस आती है ह्यूमिफिकेशन की। ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस आती है, ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस आती है। क्या आती है बेटा, ह्यूमिफिकेशन की प्रोसेस आती है। अब अपन बात कर रहे हैं कि सर जो अपने पास में वेदर्ड मटेरियल है, उस वेदर्ड मटेरियल को परतों में डिवाइड किया जाएगा, हॉरिजन्स में डिवाइड किया जाएगा, लेयर्स में डिवाइड किया जाएगा, ये प्रोसेस वही होती है। तो बेटा इसको समझ लेना, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, ह्यूमी, अब कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा रटने की नहीं होती है। अब ह्यूमी की बात करते हैं तो मैं बोल देता हूं ह्यूमस। क्या बोल दिया बेटा, मैंने बोल दिया ह्यूमस। तो अपन बात करते हैं ह्यूमस बनने की प्रक्रिया को ह्यूमिफिकेशन बोल दो आप। अरे ऐसे समझो अपने पास में प्लांट के रिसोर्सेस थे, रेसिड्यूज थे, मतलब पौधों के अवशेष थे, और इसके साथ में अपने पास में एनिमल्स, मतलब बात करते हैं जंतुओं के। किसके थे बेटा, जंतुओं के। इनके क्या थे, अवशेष थे बेटा, इनके क्या थे, अवशेष थे। और इन अवशेषों से क्या बना बेटा, इन अवशेषों से ह्यूमस बना। अरे ह्यूमस क्यों बना, क्योंकि सर इनका क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, अपघटन हो गया। तो इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कह दिया कि पौधों और जंतुओं के जो अवशेष है उनके अपक्ष के बाद में जो पदार्थ बनता है, जो ह्यूमस बनता है, उसको ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। प्लांट और एनिमल के जो रेसिड्यूज होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होगा, इसके बाद में ह्यूमस बनेगा, तो इसको ह्यूमिफिकेशन कहा जाता है।
अरे क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। पहली प्रोसेस को लिख लेना, बाद में आपको बहुत डिटेल से मिलेगी, पर इससे बेटर और इससे समझाने वाली चीजें नहीं होगी। अब की सर हम माइंड को कैसे चलाए बेटा, माइंड को तो एक्टिवेट आपको करना पड़ेगा, खुद को मजबूत समझना पड़ेगा। आपको खुद की जो आप में है, मेरे को पता है कि आप में ऐसी शक्तियां हैं जिनका आप प्रयोग करके, ये ह्यूमिफिकेशन तो क्या बेटा, पूरी बुक को आप एक दिन में समझ सकते हो, पर वो जो आपकी आंतरिक शक्तियां हैं उनके बारे में खुद को समझना पड़ेगा। और वो समझाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप में इतनी है बेटा, इतनी कैपेबिलिटी है कि आप इनको समझ सकते हो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। जैसे कि ह्यूमिफिकेशन में मैंने ये चीजें बताई, तो आपके माइंड में पूरी चीजें आ जानी चाहिए कि सर ने अभी बताया ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट के होते हैं, एनिमल के होते हैं, इनका अपघटन होगा, अपघटन कौन करेगा, एक्टिनोमाइसिटीज, ये माइंड में क्लिक होना चाहिए। एक्टिनोमाइसिटीज करेंगे, फिर मर्दा में मिलेगा, फिर मर्दा में मिलने के बाद में क्या होगा, पीएच को मेंटेन करेगा, इसके साथ में जो कार्य बताए वो माइंड में आ जानी चाहिए। फिर इसके बाद में प्लांट को क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फिर प्लांट ग्रो होगा, फिर इस प्रकार का साइकिल बनाओ। मतलब आपको अगर बोले ना कि सर ये 4th यूनिट है, इसके बारे में बताइएगा, किसी भी बच्चे को खड़ा करके बोले, तो वो 1 घंटे तक रुकना नहीं चाहिए, मैं उसको रोकूं कि भाई साहब रुक जा, अब बस होता है, इतना आपके माइंड में आना चाहिए। क्योंकि अपन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, रटने वाली चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। तो बेटा ह्यूमिफिकेशन मैंने बता दिया कि ह्यूमिफिकेशन क्या होता है। इसके बाद में अपने पास में आती है दूसरी प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एलुविएशन। क्या बोलते हैं बेटा, एलुविएशन बोलते हैं। मतलब इसको आप एलुविएशन लिख सकते हो, एलुविएशन लिख सकते हो। एलुविएशन की अगर अपन बात करते हैं बेटा, एलुविएशन की अगर अपन बात करते हैं, तो एलुविएशन किसे कहा जाता है ये समझ लो। अपन ऐसे समझते हैं कि बेटा अपनी ये मर्दा है, ये क्या है, ये एक सोइल है बेटा। इस सोइल में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, जिनमें मैं बात करता हूँ कि लवण भी है, मतलब बात करते हैं सलाइन वगैरह है, इसके साथ में यहाँ पर ह्यूमस भी है, मतलब बात करते हैं ह्यूमस, हिंदी में लिख लोगे। इसके साथ में और भी कण और भी पदार्थ है। ये पदार्थ नीचे की ओर आ जाते हैं बेटा, ये क्या हो जाते हैं, इन पदार्थों का ऊपरी सतह से नीचे की ओर जाना, इसको वास आउट भी कहते हैं। ये ए होरिजन में होता है बेटा, ए संस्तर में या ए होरिजन में होता है, और इसको वास आउट संस्तर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वास आउट संस्तर भी कहा जाता है, वास आउट होरिजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, वास आउट होरिजन भी कहा जाता है, वास आउट संस्तर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो लवण, जो ह्यूमस और भी जो पदार्थ है, वो नीचे की ओर क्या हो जाते हैं बेटा, लीचिंग हो जाते हैं, तो इसको एलुविएशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, एलुविएशन कहते हैं। ए होरिजन से जाता है, A2 बोलते हैं वैसे उसको, मेनली क्या बोलते हैं, A2 बोलते हैं। अब ये नीचे की ओर जाएगा और कहीं पर जाकर जमा हो जाएगा, जमा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं इल्यूविएशन। अरे सर ये क्या कर रहे हो, एलुविएशन इलुविएशन, बेटा समझो, इलुविएशन कहते हैं इसको, वास इन हॉरिजन कहा जाता है, वास इन हॉरिजन कहा जाता है। ये B2 होता है, A2 से आएगा, B2 में जमा हो जाएगा, A2 से आएगा, B2 में जमा हो जाएगा, A2 को एलुविएशन कहेंगे। मतलब A2 संस्तर होता है जिसमें नीचे की ओर आते हैं, इलुविएशन में आकर जमा हो जाएगा, मतलब इसको क्या कहते हैं, वास इन कहते हैं, यहाँ पर जमा हो जाएगा, B2 संस्तर होता है। तो एलुविएशन समझ में आ गया, नीचे की ओर आ जाते हैं, और इसके बाद में इलुविएशन होता है, मतलब डिपोजिशन, डिपोजिशन की बात करते हैं, यहाँ आकर जमा हो जाएगा, जमा होने को ही इलुविएशन कहते हैं। और इसमें बात करते हैं ये बी होरिजन में, मतलब B2 होरिजन में होता है। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं पॉडजोलाइजेशन। पॉडजोलाइजेशन बोलते हैं जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में पॉडजोलीकरण भी कहते हैं, हिंदी में पॉडजोलीकरण भी कहा जाता है। अरे क्या कहते हैं बेटा, हिंदी में इसको पॉडजोलीकरण भी कहा जाता है। तो इसके बारे में अपन क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे, पॉडजोलीकरण क्या होता है। तो अपन बात करते हैं बेटा, जो अपन बात करते हैं कि एसिड कंडीशन होती है, उसमें सिलिका तो बाहर निकल जाता है और एल्यूमिनियम और लोहा ऊपर बन जाता है। मतलब एसिड कंडीशन होती है, तो ये अपनी सोइल है, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ से सिलिका, यहाँ से सिलिका तो क्या हो जाती है, सिलिका तो नीचे की ओर आ जाएगी, सिलिका तो नीचे की ओर आ जाएगी, और लोहा, मतलब अपन बात करते हैं फेरिक, और इसके साथ में एल्यूमिनियम,
एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर जमा हो जाते हैं। सिलिका तो नीचे की ओर आ जाएगी और ये यहीं पर रह जाएगा। इस प्रोसेस को पॉडजोलीकरण कहते हैं। मतलब समझो कि एसिडिक कंडीशन में होता है, ये अम्लीय अवस्था में होता है, अम्लीय अवस्था में होता है, मतलब एसिडिक कंडीशन में होता है, ह्यूमिड एरियाज में। किस में होता है बेटा, ह्यूमिड एरियाज में होता है, मतलब आर्द्र क्षेत्रों में होता है। किस में होता है बेटा, आर्द्र क्षेत्रों में होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। पौडजोलीकरण में क्या होता है, लोह तत्व और एल्यूमिनियम तो यहाँ पर रहता है और इसके बाद में सिलिका नीचे की ओर आ जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पौडजोलाइजेशन कहते हैं। इसके साथ में ही बात करते हैं कि सर अपन बात करते हैं एक लेटराइजेशन भी होता है। तो इसमें क्या होता है, अत्यधिक क्या होता है, अपक्षलन होता है। तो अपन बात करते हैं जो अपन बात करते हैं फेरिक और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं। यहाँ पर क्या बचते हैं बेटा, फेरिक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बचते हैं और इसके साथ में सिलिका क्या हो जाती है, नीचे की ओर चली जाती है। ठीक है बेटा, इसमें सिलिका ऊपर रहता है, सिलिका ऊपर रहता है और लोहा और एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। ये ध्यान रखना। और लेटराइजेशन में क्या होता है, ये तो ऊपर रहता है, ये तो ऊपर रहता है और बाकी के क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसको लेटराइजेशन कहते हैं। अभी पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये अपने लेटराइजेशन हो गया, तो लेटराइजेशन प्रोसेस होती है। ऐसे ही बात करते हैं, एक कैल्सिफिकेशन प्रोसेस आती है। क्या आती है बेटा, कैल्सिफिकेशन प्रोसेस आ जाती है। कैल्सिफिकेशन को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना। कैल्शियम कार्बोनेट का जमा होना क्या कहलाता है, कैल्सिफिकेशन कहलाता है, कैल्सीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं। एक अपने पास में आता है सेलेनाइजेशन, सेलेनाइजेशन अपने पास में आता है, जिसको अपन बोलते हैं, जो सेलाइन होते हैं, जो लवण होते हैं, वो मर्दा में अगर जमा हो जाते हैं तो इसको शैलीकरण भी कहते हैं, सेलेनाइजेशन भी कहते हैं। इसके साथ में एल्केनाइजेशन होता है, जिसमें क्या हो जाते हैं, बेस वाले मतलब सारी आयन वहां पर जमा हो जाते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सेलेनाइजेशन बोलते हैं। एक होता है गलीकरण, जिसमें क्या होता है, फेरिक का क्या हो जाता है, फेरिक का रिडक्शन हो जाता है और मर्दाएं नीली बुरी हो जाती है और जल भराव की दशा में ये होता है। तो ये अपने पास में क्या होती है बेटा, इसकी पैडोजेनिक प्रोसेस होती है। कौन सी होती है बेटा, पैडोजेनिक प्रोसेस होती है। तो अब मेरे को एक बार कमेंट करके बता दो यहाँ तक समझ में आ गया क्या, क्योंकि अपन ज्यादातर यही पढ़ेंगे बेटा, ज्यादातर यही अपन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और अभी शायद मैंने इनको नितिन को जवाब तो दिया था, और फिर इसके बाद में भी आपका कमेंट आता है। बेटा एक बार यहाँ तक मेरे को बता दो, 40 मिनट में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया, मतलब सारी चीजें मैंने प्री आपको समझा दी। अब मेरे को मेन तो अब समझाना है। ठीक है, तो एक बार डन लिख के मैसेज कर दीजिए। अगर समझ में आ गया तो शुरू से जुड़े हो तो 100% समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके बता दो बेटा। अपन आज पढ़ेंगे सोइल फॉर्मेशन के बारे में और ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पढ़ेंगे। देखो अपन बात करते हैं बेटा, पहले वाली चीजों को रिलेट करके चलना, यहाँ पर उतना धीरे नहीं चलेंगे जितना धीरे पहले समझ रहे थे। देखिएगा बेटा, यहां पर बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस, मतलब बात करते हैं मृदा निर्माण की प्रक्रियाएं। तो अपन बात करते हैं सॉइल फॉर्मेशन इज ए प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स इनटू सॉइल थ्रू फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस वेदरिंग। अपन बात करते हैं कि सॉइल फॉर्मेशन किसको बोलेंगे, कि सर चट्टान का मृदा में परिवर्तन होना, रॉक का सोइल में परिवर्तन होना, किसके द्वारा, वेदरिंग के द्वारा, जिसमें फिजिकल वेदरिंग हो सकता है, केमिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग हो सकता है। तो इसके द्वारा मर्दा में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इसको सोइल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया था शुरू में ही, पूरा कॉन्सेप्ट से समझा दिया था कैसे कैसे क्या क्या होता है, उसको पूरी डेफिनेशन के रूप में यहाँ पर दे दिया। ठीक है, और अगर कभी भी कोई भी क्लास में कोई डाउट रहता है, आपका ध्यान कोई कहीं और भटक रहा होता, समझ में नहीं आया, तो दोबारा से क्लास को ले लिया करो। इसके बाद में बात करते हैं, इट इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस टेकिंग 100 to 1000 ईयर, मतलब बात करते हैं सैकड़ों से हजारों वर्ष लग जाते हैं, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें बात करते हैं फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब मिट्टी निर्माण के लिए शक्तियां, शक्तियां तीन होती है बेटा, जिसमें बात करते हैं
फिजिकल मैंने बताया था भौतिक, इसके साथ में केमिकल, इसके साथ में बायोलॉजिकल, ये तीनों शक्तियों के द्वारा क्या होता है, सोइल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में आता है फिजिकल फोर्सेस में मैंने बता दिया, वेदरिंग पहले ही मैं समझा चुका हूं, तो यहां पर कोई आपको नहीं पढ़ना है, यहां पर लिखना भी नहीं है, इनको लिखना भी नहीं है, क्योंकि वेदरिंग में अपन ने पढ़ा दिया, फिजिकल पढ़ा दिया, केमिकल पढ़ा दिया, बायोलॉजिकल पढ़ा दिया। इनको शॉर्ट में लिख भी सकते हो, अगर लिखो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, कोई भी अपने साथी वगैरह है तो उनको भी गाइड करो कि बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस चल चुकी है, जो सुपरवाइजर वगैरह की, कोई और आपका छोटा भाई बहन है तो 11th क्लास से लेकर अपने पीएचडी तक कोर्स चल रहे हैं तो उनको ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में देखिएगा आगे बात करते हैं स्टेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की अलग अलग प्रावस्थाएं होती है। पहले उसका मैंने कहा था कि पहले वो क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन होगा, पहले वो टूटेगी, इसके बाद में उनका क्या होगा, निर्माण होगा। मतलब बात करते हैं इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है, रॉक्स का क्या होता है, वेदरिंग होता है, मतलब उनका डिकम्पोजिशन और डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब वो टूटती है। पहले क्या होगी बेटा, टूटेगी। तो अपन बात करते हैं पेरेंट रॉक क्या होती है, इसमें एक तो टूटती है और क्या होती है, डिकम्पोजिशन होता है। दिस फॉर्म रॉ मटेरियल, मतलब रॉ मटेरियल बनता है, मतलब ऐसे समझ लो कि रिगोलिथ और इसके साथ में खनिज बनेगा, मिनरल्स बनेंगे। तो पहली प्रावस्था में एसिड की डायरेक्ट क्या बन जाएगी, सोइल बन जाएगी। नहीं बेटा, पहले क्या होगी, रॉक्स क्या होगी, डिसइंटीग्रेशन मतलब टूटेगी, इसके बाद में डिकम्पोजिशन मतलब उनका विघटन होगा। मतलब पहली होती है विनाशकारी प्रक्रिया, मतलब पहले क्या होता है, विनाश होता है, मतलब टूटने का कार्य होता है। इसके बाद में अपने पास में आता है लेटर स्टेज, बाद में बात करते हैं। तो मिनरल्स मिक्स विथ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब खनिज कार्बनिक पदार्थों के साथ में मिलते हैं। खनिज किसके साथ में मिलते हैं बेटा, कार्बनिक पदार्थों के साथ में मिलेंगे। ठीक है, मतलब ये बाद की स्टेज होती है, इसको संश्लेषणकारी भी कहते हैं, इसको निर्माणकारी भी कहते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हॉरिजन बनते हैं, और हॉरिजन बनते हैं उसको क्या कहते हैं, पैडोजेनिक प्रोसेस कहते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं, पैडोजेनिक प्रक्रियाएं कहते हैं। तो ये अपने क्या हो जाएगी बेटा, ये अपने पास में लेटर स्टेज हो जाएगी, बाद की अवस्थाएं हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं दीज होराइजन टुगेदर फॉर्म द सॉइल प्रोफाइल, मतलब ये परतें मिट्टी प्रोफाइल बनाती है। क्या बनाती है बेटा, ये मृदा प्रोफाइल का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है बेटा, मृदा प्रोफाइल का क्या करती है, निर्माण करती है। मतलब बात करते हैं पहले क्या होगा, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, पहले बात करते हैं, पहले तो क्या होता है, अपक्षय होता है, फिर इसके बाद में प्रोफाइल का विकास होता है। मतलब बात करते हैं पहले अपघटन होगा, इसके बाद में क्या होगा बेटा, सोइल प्रोफाइल बनेगी। मतलब सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस की बात करते हैं, पहले वेदरिंग होगा, वेदरिंग के बाद में प्रोफाइल का डेवलपमेंट होगा, मतलब प्रोफाइल बनेगी। क्या होगा बेटा, प्रोफाइल का विकास होगा। क्या होगा बेटा, प्रोफाइल का विकास होगा। इसके बाद में बात करते हैं सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस और पैडोजेनिक प्रोसेसेस, मतलब मृदा उत्पत्ति की अपने को प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में, और इसके साथ में पैडोजेनिक प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। जिसमें पहले प्राथमिक आती है, प्राथमिक में क्या होता है बेटा, वेदरिंग होता है, और दूसरी स्पेसिफिक पैडोजेनिक प्रोसेस जिसको बोल सकते हैं तो वो होती है। तो अपन बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे अपन पैडोजेनिक के बारे में। तो इन्हें अपन क्या करते हैं, पैडोजेनिक प्रोसेस भी करते हैं, क्योंकि ये मृदा की उत्पत्ति करती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको अपन बात करते हैं पैडोजेनिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब देखिएगा अपन बात करते हैं, सबसे पहले आता है ह्यूमिफिकेशन, जो अपन बात कर रहे थे वही सारी चीजें आएगी और कोई बाहर से नहीं है। तो ह्यूमिफिकेशन में मैंने क्या बताया था, ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। कि सर आप गलत बता देते हो ऐसे, कि आप चेक कर लेना बेटा, जो मैंने बताया है क्या वही सारी चीजें हैं क्या। तो देखो मैंने तो वहां पर 2-3 वर्ड में बताया था, यहाँ पर पूरा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है, 2-3 वर्ड उस पूरी थ्योरी को कवर कर लेंगे। देखना, ह्यूमस इज प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑर्गेनिक मैटर इन इनटू न्यू स्टेबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब ह्यूमस में वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ह्यूमिफिकेशन उस प्रक्रिया को कहते हैं, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं, पौधों के अवशेष, मृत जड़ें, पशुओं के अवशेष, वो अपघटित होकर नए स्थायी कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं, नए स्थायी कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। तो ये ह्यूमिफिकेशन होता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं
दिस प्रोसेस फॉर्म्स ह्यूमस लेयर और हॉरिजन ऑन द सॉइल सरफेस। मतलब इस प्रक्रिया से मृदा की सतह पर ह्यूमस की परत मतलब हॉरिजन बनता है। क्या बनता है बेटा? हॉरिजन बनता है। इसके साथ में बात करते हैं ह्यूमस इज डार्क कलर्ड, मतलब बात करते हैं इसका क्या होता है, डार्क कलर होता है, एमोर्फस होता है, रेसिस्टेंट टू फर्दर डिकम्पोजिशन। ये आगे क्या रहता है बेटा? सुरक्षित रहता है। मतलब ऐसे समझ लो ह्यूमस का निर्माण होना ह्यूमिफिकेशन, मतलब जो प्लांट के रेसिड्यूज है, एनिमल के रेसिड्यूज है, उनके द्वारा बनता है। इसके बाद में दूसरा अपन बात करते हैं ऑरिजिन। ठीक है बेटा, इसमें ज्यादा आपको डीपली नहीं करना है, इसमें एक बार रीडिंग लगा लेना बस। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास में आता है एलुविएशन। एलुविएशन में मैंने क्या बताया था कि नीचे की ओर चले जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, अपर से नीचे की ओर। इसको अपन क्या कहते हैं? एलुविएशन मतलब वाशिंग आउट, मतलब धुलाई होना। मैंने शायद इसमें हाँ वाशिंग आउट ही बताया था, तो वाशिंग इन तो नीचे वाला होगा। तो बात करते हैं एलुविएशन इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल मटेरियल फ्रॉम अपर सॉइल ओरिजिन। मैंने कहा था कि जो ऊपर वाली प्रोसेस है उससे क्या हो जाते हैं पदार्थ, मृदा के जो पदार्थ वो नीचे की ओर चले जाते हैं, तो इसको एलुविएशन कहते हैं। एलुविएशन का मतलब होता है वॉश आउट, ये भी बता दिया था। इसके बाद में अपने पास में आता है धुलाई होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एलुवियल परत भी कहते हैं। A2 होता है संस्तर, कौन सा होता है? A2 संस्तर होता है, बस ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन बात करते हैं मतलब ए परत से बी परत तक जाते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अपने पास में आता है इल्यूविएशन। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है? वॉशिंग इन, मतलब बात करते हैं जो ऊपर से आया जो मटेरियल, ऊपर से जो धुलकर मटेरियल आया वो नीचे आकर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, तो इसको इल्यूविएशन कहते हैं। इल्यूविएशन प्रोसेस से एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल इन लोअर हॉरिजन, लोअर हॉरिजन में क्या हो जाएंगे? एक्यूमुलेट हो जाएंगे, मतलब परतों में जमा हो जाएंगे, तो इसको क्या कहते हैं बेटा? इल्यूविएशन कहते हैं। इल्यूविएशन का मतलब क्या होता है? वॉशिंग इन होता है। इसके बाद में बात करते हैं बेटा, इसको इल्यूवियल परत भी कहा जाता है। ये कौन से संस्तर में होता है? B2 संस्तर में होता है। किस में होता है? B2। वो बात करते हैं वॉशिंग आउट A2 संस्तर में, ये होता है B2 संस्तर में। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, आगे बात करते हैं एलुएशन। एलुएशन का मतलब क्या है? पदार्थों का ऊपरी परत से बाहर निकलना, मतलब क्या होता है? वॉशिंग आउट होता है। क्या होता है बेटा? वॉशिंग आउट होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आता है पौडजोलीकरण। पौडजोलीकरण भी समझाया था कि इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ह्यूमस, ह्यूमस सास्क्वी ऑक्साइड, मतलब बात करते हैं फेरिक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या होते हैं? ये निचली परतों में जाते हैं। ह्यूमस भी नीचे की ओर चला जाएगा, सास्क्वी ऑक्साइड भी नीचे की ओर चला जाएगा। और मैंने कहा था ये ह्यूमिड एरियाज में होते हैं। किस में होता है बेटा? ह्यूमिड एरियाज में होते हैं, तो इसको पॉडजोलाइजेशन कहते हैं। मतलब इनके ऑक्साइड नीचे की ओर चले जाएंगे, ह्यूमस नीचे की ओर चला जाएगा, तो ये नीचे की ओर चले गए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉडजोलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में अपने पास में दूसरा अपने पास में आता है पॉडजोल का मतलब क्या होता है? राख के जैसा हो जाएगा। अरे ह्यूमस वगैरह सब कुछ चले जाएंगे, राख के जैसा हो जाएगा। इसके बाद में लेटराइजेशन इससे जस्ट उल्टा होता है कि फेरिक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो ऊपरी परतों में चला जाता है, ऊपरी परतों में रहता है, उसमें निचली परतों में आ जाता है, तो उसको तो क्या कर दिया? पॉडजोलीकरण कर दिया। इसमें क्या होता है बेटा? लेटराइजेशन में बात करते हैं तो फेरिक और एल्यूमिनियम तो क्या होता है? ऊपर की ओर रहता है, और नीचे की ओर क्या चला जाता है? सिलिका चला जाता है। तो अपन बोलते हैं ये एसिडिक जो मृदाएं होती है उसमें ज्यादा होता है। और बात करते हैं मृदाएं लाल रंग भी इसके कारण ही होती है बेटा। ठीक है, ईंट जैसा लाल या कठोर, लेटराइट का मतलब क्या होता है? ईंट जैसा लाल और कठोर होता है, इसके ब्रिक्स के जैसे। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर, कैल्सिफिकेशन। बेटा आपका भी टारगेट ये होना चाहिए कि बीएससी एग्रीकल्चर के साथ में आप इस प्रकार से तैयारी करो कि वहां पर कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए और बाद में आप जवाब दो, और इसके साथ में आपका भी ऐसे पोस्टर में नाम आए और ऐसी आपकी रैंक छपे। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर, कैल्सिफिकेशन आता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब यही होता है मृदा में CaCO3 का जमा होना। CaCO3 का जमा होना, एक्यूमुलेट होना ही क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। कैल्सिफिकेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन और डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होना? एक्यूमुलेशन होना, मतलब इसका जमा होना ही क्या कहलाता है? कैल्सिफिकेशन कहलाता है। मतलब जिसमें मिट्टी की ऊपरी परतों में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है, इसका संचय होता है, तो इसको क्या कहते हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
इसका कैल्सिफिकेशन कहते हैं, कैल्सीकरण कहा जाता है। इसके बाद में अपने बाद में होता है कि इसमें क्या होता है, कैल्सिक परत का निर्माण होता है। क्या होता है, कैल्सिक परत का निर्माण होता है और इससे क्या बनता है, कैल्सिक होरिजन बनता है। कैल्सिक होरिजन बनता है। क्या बनता है बेटा, कैल्सिक होरिजन का इससे क्या होता है, निर्माण होता है। कैल्सिक होराइजन का इसमें क्या होता है, निर्माण होता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसमें रिएक्शन भी है, जैसे कि CO2 H2O के साथ में जुड़ेगा, H2CO3 बनेगा। और इधर बात करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट HCO3 आएगा बेटा, CaSCO3 आएगा, तो इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो ये अपने क्या हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट का रिमूव होना सॉइल से। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, डी कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्सिफिकेशन में जमा हो रहा था, और इसमें डी का मतलब क्या होता है, रिमूव होना मतलब हटना। अब बात करते हैं मृदा की सतह से क्या हो गया, रिमूव हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं क्या, डीकैल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डीकैल्सिफिकेशन बोलते हैं। और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं, यह प्रक्रिया अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर वर्षा अधिक होती है। ओके, इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है सेलेनाइजेशन। सेलेनाइजेशन का मतलब होता है जो सेलाइन होते हैं, मतलब जो लवण होते हैं वो मृदा में जमने लगते हैं, तो उसको सेलेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब सेलेनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन सोल्यूबल साल्ट। अगर सोल्यूबल साल्ट क्या होता है बेटा, एक्यूमुलेशन होता है, मतलब ये क्या होता है, जमा होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेलेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सेलेनाइजेशन बोलते हैं। मतलब लवणीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी सतहों में घुलनशील लवण क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको लवणीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको लवणीकरण बोला जाता है। इसके बाद में अपने आता है कॉज, कारण की बात करते हैं कि क्यों बनते हैं। एक तो हाई इवोपोरेशन होता है, मतलब जल ऊपर की ओर चला जाता है, लवण वहां रह जाएंगे। इसके साथ में आता है पुअर ड्रेनेज, जल निकास नहीं हो पाता, उसकी कंडीशन से हो पाता है। इसके साथ में बात करते हैं इफेक्ट, ये क्या होता है, ये अपनी जो बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है, इतना सा ध्यान रखना, यही आपको पूछा जाएगा। और पेडोजेनिक प्रोसेस आपको पूछी जाएगी। अब इसके बाद में आता है बेटा एक बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलता है पेडोटर्बेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पेडोटर्बेशन बोला जाता है। तो पेडोटर्बेशन किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। ये अपनी क्या है बेटा, मृदा है। इस मृदा में क्या है बेटा, अलग अलग होराइजन बने हुए हैं। इस मृदा में अलग अलग होराइजन मतलब बात करते हैं अलग अलग संस्तर बने हुए हैं। अब ये संस्तर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों की मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्रिया से ये आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि चूहा आया और चूहा भाई साहब यहाँ पर बिल बनाकर इनको क्या कर देता है, पूरों को मिला देता है आपस में। ठीक है, और कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर देता है, मिला देता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन बोलते हैं। मतलब बात करते हैं पेडोटर्बेशन में क्या होता है, मृदा प्रोफाइल की विभिन्न परतें आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो उसको पेडोटर्बेशन कहते हैं। और इसमें क्या होती है, प्राकृतिक और जैविक गतिविधियों के कारण होता है, मतलब बायोलॉजिकल और नेचुरल प्रोसेस के कारण, एक्टिविटीज के कारण ये हो पाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, पेडोटर्बेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, पेडोटर्बेशन बोला जाता है। तो पेडोटर्बेशन आप सभी को समझ में आ गया, जिसमें क्या होता है, मृदा की प्रोफाइल की विभिन्न परतें आपस में मिल जाती है, प्राकृतिक और जैविक गतिविधियों के कारण ये हो पाता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेडोटर्बेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेडोटर्बेशन बोला जाता है। इसके बाद में अपने पास में आता है बेटा एजेंट। इसमें कौन कौन से करते हैं, जैसे चींटियां, एंट हो गई, टर्माइट हो गई, अर्थवर्म हो गए, रोडेंटस हो गए, तो ये सभी क्या करते हैं बेटा, ये सभी मिक्सिंग का कार्य करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, मिक्सिंग का कार्य करते हैं। जैसे कि प्लांट रूट हो गई, पौधे की जड़ें हो गई, ये भी मिक्स कर देती है। श्रिंकेज और स्वेलिंग, जब श्रिंकेज और स्वेलिंग ऐसे होती है कले मृदाएं, तो इनमें ये क्या होता है, मोन्टमोनोनाइट अधिक पाया जाता है, तो ये स्वेलिंग और श्रिंकेज का ज्यादा कार्य करेगी। फ्रीजिंग होता है, इसके साथ में थेविंग बात करते हैं, पिघलना, जमना और पिघलना, तो इनके कारण क्या होता है बेटा, जो सारे संस्तर है वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो इसी को तो बोलते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, पूरे संस्तर आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, सोइल ऑर्गेनिक मैटर आता है। मतलब सॉइल फॉर्मेशन की पैडोजेनिक प्रोसेस होगी। बेटा आप अगर किसी भी प्रोसेस में आपके डाउट है कि सर इस प्रोसेस में डाउट है, तो वो कमेंट करके बता दो। अब अपन चलेंगे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। 2 मिनट का ब्रेक देता हूं, कुछ भी डाउट है कमेंट करके बता दो, और इसके साथ में पानी वगैरह पी लो। फिर इसके बाद में अपन किसके बारे में
क्यों नहीं चलती क्लास? कब नहीं चलती रे मेरे भाई? कब क्लास नहीं हुई? फिर सोइल साइंस 50% कैसे हो गई? सोइल साइंस 50% कैसे हो गई? और इसके साथ में ही मैथमेटिक्स की 2 क्लासेस कैसे हो गई? आज 3rd क्लास कैसे हो जाएगी? जरा मेरे को इसके बारे में बता दीजिएगा। और बताओ बेटा। डन है सर। ओके ओके ओके। अब बेटा अब चलते हैं। कोई डाउट है क्या? पहले जो पढ़ाया उसमें कोई डाउट है क्या, या नींद आ गई सभी को? देखिएगा, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बारे में वैसे मैंने सारा बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, पर अब एक बार पूरा डिटेल से देख लीजिएगा। इसमें बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बेटा। ये रेसिड्यूअल होते हैं, मतलब अवशेष होते हैं पादपों के और जंतुओं के, और इसके साथ में ही इन्हीं को क्या कहते हैं बेटा? इन्हीं को ऑर्गेनिक मैटर करते हैं। जब सोइल में क्या होते हैं बेटा? सोइल में प्लांट के और एनिमल्स के क्या पाए जाते हैं? सोइल में इनके रेसिड्यूज पाए जाते हैं, इनके अवशेष पाए जाते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। मतलब मर्दा कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है जब सॉइल में क्या पाए जाते हैं? पौधे और जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं। इनमें बात करते हैं 2 प्रकार के। इनमें क्या होते हैं बेटा? सोर्स होते हैं। और याद रखना कि जो अपने सामान्य जो मर्दाएं होती है उनमें बात करते हैं खनिज मर्दाएं होती है, उनमें 0.1 से 5% तक क्या पाया जाता है? कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ में बात करते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के 2 सोर्स है बेटा। 2 सोर्स है, जिसमें सबसे पहले आता है प्लांट सोर्स। कौन सा आता है? प्लांट सोर्स आता है। प्लांट सोर्स की बात करते हैं पौधों की पत्तियों जड़ों से, और इनका जो स्ट्रा वगैरह होता है वो हो जाएगा पहला सोर्स, जिसके बारे में बता चुका हूं। इसके बाद में आता है दूसरा, अपने पास में कौन सा आता है बेटा? दूसरा अपने पास में एनिमल सोर्स, मतलब इनका क्या हो जाएगा? डेड बॉडी होगी, एक्सट्रैक्टा हो गया, यूरिन हो गया, तो ये अपने क्या होता है बेटा? ये एनिमल का सोर्स होता है। ठीक है, ये दोनों जब मर्दा में पाए जाते हैं, जब सोइल में पाए जाते हैं, तो उसको सोइल ऑर्गेनिक मैटर कहा जाता है। और जब इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, जब इनका अपघटन हो जाता है, तो इसके बाद में ह्यूमस बनता है। क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। अरे क्या बनता है बेटा? ह्यूमस बनता है। इसके बाद में देखिएगा आगे आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मतलब मर्दा कार्बनिक पदार्थों की संरचना की बात करते हैं, तो मेनली 90% से ज्यादा पेड़ पौधे और इसके साथ में जो बात करते हैं जो जंतुओं के अवशेष है ना, उनमें CHO पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 90% से अधिक पाए जाते हैं। अरे कितने से अधिक पाए जाते हैं? 90% से अधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, फेरिक वगैरह क्या होते हैं बेटा? ये पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं बेटा? पाए जाते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मतलब 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक कार्बनिक यौगिक होता है और एक क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक होता है। एक अपने पास में कार्बनिक यौगिक होता है, एक अपने पास में अकार्बनिक होता है। और इसके साथ में इनका क्लासिफिकेशन जैसे कि बात करते हैं अकार्बनिक की बात करते हैं, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, और मैग्नीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। तो ये अपने क्या होता है बेटा? इनऑर्गेनिक है। और इसके साथ में ऑर्गेनिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ऑर्गेनिक की बात करते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक का अलग अलग प्रकार से क्लासिफिकेशन दे दिया। एक तो नाइट्रोजन युक्त होते हैं, नाइट्रोजिनियस कंपाउंड होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल 2 क्लासिफिकेशन कर दिया। वाटर सोल्यूबल में बात करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा, अमोनियम साल्ट हो जाएगा, और एमिनो एसिड हो जाएगा। वाटर इनसोल्यूबल की बात करते हैं तो प्रोटीन हो जाएगा, पेप्टाइड हो जाएगा, काइटिन हो जाएगा। तो ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जिसमें नाइट्रोजिनियस कंपाउंड की बात करते हैं तो वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल हो जाएगा। वाटर सोल्यूबल की बात करते हैं, नाइट्रेट हो जाएगा, अमोनियम साल्ट हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा। और वाटर इनसोल्यूबल की बात करते हैं, प्रोटीन हो जाएगा, पेप्टाइड हो जाएगा, और काइटिन हो जाएगा। तो ये अपने पास में क्या है बेटा? वाटर में इनसोल्यूबल है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर।
आगे आता है नॉन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, मतलब बात करते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि शुगर, स्टार्च और हेमिसेलोज और सेलोज हो जाएगा। इसके साथ में ही ईथर सोल्यूबल हो जाएगा जिसमें फैट और वैक्सी सब्सटेंस हो जाएंगे, लिग्निन जिसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये नॉन नाइट्रोजीनियस है, मतलब इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन वाला पदार्थ नहीं पाया जाता है। इसके साथ में ही बात करते हैं, अब आता है जनरल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जनरल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब इनका सामान्य संगठन की अपन बात करते हैं, किसके, अपन मृदा में क्या पाया जाता है, जीवांश पदार्थ पाया जाता है, और जिसमें ऑर्गेनिक मैटर के संगठन के बारे में, कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। जिसमें अपने पास में आता है पहला कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है बेटा, पहला अपने पास में आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में बात करते हैं शुगर या शर्करा कितनी पाई जाती है, 1 से 5% पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, 1 से 5% शुगर या शर्करा पाई जाती है। सेलुलोज की बात करते हैं 10 से 28, और हेमिसेलुलोज की बात करते हैं 20 से 50% तक पाई जाती है। कार्य ऐड कर लेना बेटा, मैंने जो कार्य लिखवाए थे वो ऐड कर लेना, इनका कंपोजिशन लिख लेना। इसके बाद में आता है इसमें जो फैटी और जो वैक्सी सब्सटेंस होते हैं 1 से 8% होते हैं, 10 से 30% इसमें क्या होती है, लिग्निन होती है, और प्रोटीन की बात करते हैं 1 से 15%। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं जीवांश पदार्थों का विघटन, मतलब इनको क्या होता है बेटा, जैसे कि बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का है, और इसके साथ में अपन बात करते हैं जीवों का है, और इसके साथ में अपन बात करते हैं प्लांट के रेसिड्यूज है, उनका क्या होगा, उनकी डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, फंजाई के द्वारा, एक्टिनोमाइसिटिस के द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है। क्या होता है बेटा, अपघटन होता है, मतलब छोटे टुकड़ों में क्या होता है, डिवाइड होता है, उसको डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बोला जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, आगे बात करते हैं इस प्रक्रिया से, डिकम्पोजिशन से CO2, ह्यूमस और पौधों के पोषक तत्व क्या होते हैं बेटा, मुक्त होते हैं, पोषक तत्व बनते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं विघटन की अलग अलग अवस्थाएं होती है, जिसमें पहले इनिशियल स्टेज आती है जिसमें इजीली डिकम्पोजिबल हो जाता है मटेरियल, जैसे कि शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, सिंपल प्रोटीन हो गया, ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब जल्दी से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ये इनिशियल स्टेज हो जाएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं लेटर स्टेज, मतलब इसमें सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ये बाद में धीरे धीरे क्या होता है, विघटन होते हैं, तो मतलब इनकी क्या हो जाएगी, इनके अपघटन की क्रियाएं हो जाएगी, इनके टूटने की क्रियाएं हो जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं फाइनल स्टेज में क्या हो जाते हैं बेटा, ह्यूमस का निर्माण हो जाता है, मतलब लास्ट में क्या निर्माण हो जाएगा, फाइनल स्टेज में गहरे भूरे रंग का एक पदार्थ बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमस बोलते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक डिकम्पोजिशन को बात करते हैं, अलग अलग कारक होते हैं, जैसे कि इतना आपको पूछा नहीं जाएगा पर पॉइंट पॉइंट का ध्यान रखना। पहले बात करते हैं नेचर ऑफ प्लांट रेसिड्यूज, पौध जो अवशेष है उनकी क्या प्रकृति है, ये भी डिपेंड करती है। एक तो आसानी से अपघटित होने वाला है, एक अपघटित होने वाला नहीं है, तो पहला प्रकृति। इसके बाद में दूसरा अपने पास में क्या आता है बेटा, दूसरा अपने पास में आता है सोइल मॉइस्चर। अगर बात करते हैं सोइल में मॉइस्चर है तो बेटा अपन बात करते हैं, अरे क्या होती है, अगर ज्यादा धीमी है बात करते हैं मॉइस्चर है या इसके साथ में ड्राई है, तो दोनों ही प्रोसेस क्या करती है, विघटन को धीमा करती है, मतलब डिकम्पोजिशन को क्या करती है, धीमा करने का कार्य करती है। इसके बाद में बात करते हैं मतलब सूटेबल कितनी होनी चाहिए बेटा, अपन 60 से 80% की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, डिकम्पोजिशन अच्छा होता है। इसके साथ में बात करते हैं एरिएशन, एरिएशन की बात करते हैं, अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह तो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का कार्य करते हैं। आप ऐसे समझिएगा जैसे कि मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, तो बेटा आप मेरे को यहां पर ऐसी, यहां पर जैसे वायु के लिए O2 तो देगो, नहीं नहीं दोगे कि सर O2 का आपको क्या चाहिए, क्या करोगे O2 का, आप तो ऐसे ही पढ़ा दो, नहीं बेटा, जैसे ही सूक्ष्म जीव अपघटन का कार्य कर रहे हैं तो उनको O2 देना जरूरी है, उनके लिए हवा वाला जरूरी है। अब मैं मान सकता हूँ कुछ एनारोबिक होते हैं पर एरोबिक तो होते हैं ज्यादातर, मतलब कुछ तो बिना O2 के भी कार्य कर लेते हैं। इसके बाद में चलते हैं बेटा सॉइल टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर बात करते हैं विघटन 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी होता है, पर जैसे अपन बात करते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है सॉइल का, तो इससे क्या होता है, डिकम्पोजिशन भी बढ़ता है। और बेस्ट टेम्परेचर के लिए पूछ ले विघटन के लिए, अपघटन के लिए, तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना। 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर विघटन के लिए बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज ये क्या होते हैं बेटा, अच्छी से एक्टिवेट रहते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो भी क्या होना चाहिए बेटा, इसके लिए एक संतुलन
नाइट्रोजन वाला होना चाहिए। मतलब जब ये अधिक होता है, नाइट्रोजन कम होता है, तो ये कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है वो क्या होता है, विघटन क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। मतलब बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अगर कम है तो विघटन क्या होता है, तेज होता है। मतलब अपन बात करते हैं कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम होना चाहिए, विघटन तेज करना है, अपघटन तेज करना है, डिकम्पोजिशन तेज करना है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं सोइल। 7 अगर पीएच है तो उस पर सूक्ष्म जीव वगैरह भी अच्छे कार्य करते हैं और उस पर क्या होता है, अपघटन का भी कार्य अच्छा होता है। इसके साथ में न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो बस ये इतने ज्यादा डीपली मत जाओ। अब आता है ह्यूमस, जो काला भूरा रंग का जो पदार्थ होता है, जो कोलोइडल पदार्थ कहते हैं उसको, वो क्या हो जाएगा बेटा, ह्यूमस हो जाएगा। बस इसका इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं फॉर्मेशन, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, इसकी स्टेप दे रखी है, बस यही ध्यान रखना, ज्यादा इसमें डीपली मत जाना। इसकी सी वगैरह अपन आगे पढ़ेंगे बेटा, इसकी सी वगैरह आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अपने मर्दा कोलाइड वाला आएगा तो इसको लास्ट में एक बार रीडिंग लगा लेना, और कोई ज्यादा डीपली यहाँ पर नहीं है। तो इसको क्या करना है बेटा, ओनली रीडिंग लगानी है लास्ट में ह्यूमस के बारे में, क्योंकि सोइल ऑर्गेनिक मैटर था, ज्यादा इसमें डीपली था नहीं। तो इसके साथ में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज अपनी कौन सी यूनिट कंप्लीट हो गई बेटा, आज अपनी यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो गई। अब जो क्लास होगी ना, अब अपनी क्लास होगी बेटा यूनिट नंबर 5 की, बाद में करेंगे, पहले हॉर्टिकल्चर कल स्टार्ट करेंगे। तो कल आपके 12:15 पर शायद क्लास आ जाएगी, जो भी होगा शेड्यूल डाल देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।